हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ढमोले क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। सभी प्रश्न डिटेल में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है? किस शासक की मृत्यु जो हुई थी वो पोलो चौगान खेलते समय हुई थी? किस शासक की मृत्यु पोलो चौगान खेलते समय हुई थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। किस शासक की हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी वो पोलो चौगान खेलते समय हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो पोलो चौगान खेलते समय हुई थी। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का था? गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का था? गुलाम वंश का ये शासक था। और मोहम्मद गौरी का क्या था? ये गुलाम था। गुलाम वंश का शासक था और मोहम्मद गौरी का क्या था? ये गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक के अगर शासनकाल के बारे में बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा था वो 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। 1210 तक इसका शासनकाल रहा था। 1206 से 1210 तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो पोलो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर की इसकी मृत्यु जो हुई थी वो लाहौर में हुई थी। कहां पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। लाहौर में हुई थी। और लाहौर में ही इस शासक का क्या है? मकबरा बना हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पर है? तो लाहौर में ही इस शासक का क्या है? मकबरा बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था? दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। कहां पर? दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कहां पर? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में ही इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहां पर बनवाया था? अजमेर में इसने बनवाया था। अजमेर में ही इसने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का यहाँ पर अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। 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 इसको एक बार और रिकॉल करते हैं। यानी कि किस शासक की मृत्यु हुई थी पोलो चौगान खेलते समय? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी वो पोलो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कहां पर हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की। तो 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। 1210 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एक गुलाम वंश का शासक था और मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। गुलाम वंश का शासक था और मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था और अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि, यानी कि लाखों का दान देने वाला इसको कहा गया है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां पर है? तो लाहौर में इसका मकबरा क्या है? बना हुआ है। अब करते हैं हम आज के दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस भारत के राज्य में स्थित है? यानी कि पुरातात्विक स्थल है सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। कहां पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा जो पुरातात्विक स्थल है गुजरात के कच्छ जिले में है। कहां पर है? गुजरात के कच्छ जिले में। ये स्थित है।
अगर बात करते हैं सुरकोटदा की, तो इसकी खोज किसने की थी? तो सुरकोटदा की खोज जो हुई थी वो 1996 यानी कि 1996 में हुई थी। 1996 में इसकी खोज जो हुई थी वो जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जगपति जोशी। जगपति जोशी ने सुरकोटदा जो पुरातात्विक स्थल है उसकी खोज की थी। किसने की थी? जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। तो सुरकोटदा कहां पर है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1996 में जगपति जोशी ने की थी। इसके बाद बात करते हैं कि अन्य जो कौन कौन से स्थल है वो गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में अगर बात करते हैं तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। लोथल जो पुरातात्विक स्थल है वो भी गुजरात में स्थित है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो रंगपुर भी गुजरात में ही स्थित है। रंगपुर कहां पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो धौलावीरा भी कहां पर है? गुजरात में ही स्थित है। धौलावीरा कहां पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा के अलावा गुजरात में भी लोथल गुजरात में स्थित है, रंगपुर भी गुजरात में स्थित है और धौलावीरा भी कहां पर है? गुजरात में स्थित है। अब बात करते हैं अन्य राज्यों के बारे में। जैसे कि अगर बात करते हैं मांडा जो पुरातात्विक स्थल है, कौन सा है? मांडा जो पुरातात्विक स्थल है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा जो पुरातात्विक स्थल है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद अगर बात करते हैं देमा जो है वो देमा पुरातात्विक जो स्थल है, देमा जो पुरातात्विक स्थल है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद अगर बात करते हैं रोपड़ की, तो रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहां पर स्थित है? रोपड़ पंजाब राज्य में स्थित है। रोपड़ कहां पर स्थित है? तो रोपड़ पंजाब राज्य में स्थित है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में हो गया, देमा महाराष्ट्र में हो गया, रोपड़ पंजाब में हो गया, कालीबंगा जो है वो राजस्थान राज्य में हो जाएगा। कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में हो जाएगा। कालीबंगा कहां पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में कालीबंगा हो गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आलमगीरपुर की, आलमगीरपुर जो पुरातात्विक स्थल है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो पुरातात्विक स्थल है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। तो ये पुरातात्विक स्थल हो गए। तो सुरकोटदा कहां पर हो गया? गुजरात में हो गया, गुजरात के कच्छ जिले में हो गया। सुरकोटदा की खोज 1996 में जगपति जोशी ने की थी। इसके अलावा गुजरात में लोथल स्थित है, रंगपुर स्थित है और धौलावीरा भी गुजरात में ही स्थित है। अब बात करते हैं मांडा कहां पर है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। देमाबाद जो पुरातात्विक स्थल है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। तो डिटेल में हम इसमें प्रश्न लेकर चल रहे हैं। आप अगर आरआरबी, एनटीपीसी और जेई, ग्रुप डी और एसएससी की किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर देख कर जाएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है? क्या है? चलिए, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी इलाहाबाद। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद को वर्तमान में हम प्रयागराज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। तो इलाहाबाद में क्या हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना किस किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो की थी वो की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास इस पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। चित्तरंजन दास इस पार्टी के क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। और मोतीलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? इस पार्टी का सचिव बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू को इस पार्टी का क्या बनाया था? सचिव बनाया गया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 को। कहां हुई? इलाहाबाद में हुई, जिसे प्रयागराज कहते हैं।
किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे वो इस पार्टी के क्या थे? सदस्य थे, सचिव थे। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? 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 ये आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? इसका आंसर आपको बताना है। तो सिख धर्म के पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव। सिख धर्म के पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में इनका जन्म जो हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। कहां हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ था। तलवंडी जो है वो रावी नदी के किनारे है। कहां पर है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे तलवंडी स्थित है। रावी नदी के किनारे तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में। तलवंडी को बाद में क्या कहा गया है? तो इसको ननकाना साहिब कहा गया है। क्या कहा गया है? ननकाना साहिब। तलवंडी को क्या कहा गया है? बाद में ननकाना साहिब कहा गया है। क्या कहा गया है? ननकाना साहिब। ननकाना साहिब इस स्थान को कहा गया है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? 1469 में। कहा हुआ? तलवंडी में हुआ। तलवंडी रावी नदी के किनारे है, स्थित है, और तलवंडी को बाद में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने, गुरु नानक देव जी ने पाकिस्तान में एक नगर बसाया था, करतारपुर नगर। कौन सा नगर बसाया था? करतारपुर नगर। करतारपुर नगर इन्होंने बसाया था, जो कि कहां पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी ने करतारपुर नगर बसाया था। करतारपुर नगर इन्होंने बसाया था और करतारपुर में ही इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1539 में। 1539 में इनकी मृत्यु करतारपुर साहिब में ही हो जाती है। कहां पर हो जाती है? करतारपुर नगर जो इन्होंने पाकिस्तान में बसाया था वहीं पर इनकी 1539 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। तलवंडी को ही बाद में ननकाना के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव ने पाकिस्तान में करतारपुर नगर बसाया था, जो कि पाकिस्तान में, और 1539 में ही करतारपुर में ही इनकी क्या हो जाती है? गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न भारतीय संविधान का भाग 4(a) किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4(a) किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना मौलिक कर्तव्य से। किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4(a) मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भाग 4(a) किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारत के मूल संविधान में भाग 4(a) मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नाम की कोई चीज नहीं थी। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4(a) के अनुच्छेद 51(a) में इसको जोड़ा गया है। 51(a) में इसको जोड़ा गया है। यानी कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मूल कर्तव्य नाम की कोई उसमें चीज नहीं थी। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4(a) के तहत अनुच्छेद 51(a) में इसको जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया है? तो ये रूस से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। रूस से लिए गए हैं। और इन्हें किसके आधार पर जोड़ा गया है? किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर,
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है। तो जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इस 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना उनके माता पिता व संरक्षक का क्या होगा? कर्तव्य होगा। क्या होगा? माता पिता व उनके संरक्षक जो उनके पालन करता है उनका क्या होगा? यह अधिकार होगा कि वह उनको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अनुच्छेद की बात की जाए तो 51A के तहत जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए थे? तो ये रूस देश से लिए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़े गए थे। इसमें क्या कहा गया है 11वें मौलिक कर्तव्य में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना उनके माता पिता व उनके पालन करता हुआ उनके संरक्षक का क्या होगा? अधिकार होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। और किस देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था? तो रूस देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं और जो इंपोर्टेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनके बारे में। तो कुडनकुलम के अलावा कलपक्कम भी तमिलनाडु में ही स्थित है। कहां पर है? कलपक्कम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो भी कहां पर स्थित है? तो ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तारापुर, कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर है, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करते हैं केगा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कौन सा है? केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है। कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में ये स्थित है। कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो रावत भाटा, कौन सा है? रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कौन सा है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो राजस्थान में स्थित है। कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कौन सा है? रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा एक और आता है नरोरा जो है ऊर्जा संयंत्र है, ये कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नरोरा जो परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो तमिलनाडु राज्य में। ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसके अलावा रूस के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा तमिलनाडु में कौन सा है? कलपक्कम भी तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा तारापुर है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
कैगा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा रावत भाटा है जो कि राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा नरोरा है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए हैं। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जानते हैं? तो कौन सा त्योहार है जिसे असम राज्य में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मकर संक्रांति। क्या हो जाएगा? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी के महीने में मकर संक्रांति मनाया जाता है, जिसे असम में माघ बिहू के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग राज्यों में किस अन्य नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए खिचड़ी के नाम से, तो खिचड़ी के नाम से मकर संक्रांति को किस राज्य में जानते हैं? तो खिचड़ी के नाम से जो जानते हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में जाना जाता है। कहां पर जाना जाता है? उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य में। उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? खिचड़ी के नाम से जानते हैं। जबकि लोहड़ी के नाम से इसको किन राज्यों में जाना जाता है? तो लोहड़ी के नाम से मकर संक्रांति को पंजाब व हरियाणा में जाना जाता है। कहां पर जाना जाता है? पंजाब व हरियाणा राज्य में। पंजाब व हरियाणा राज्य में मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो लोहड़ी के नाम से जानते हैं। जबकि अगर पोंगल के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो पोंगल के नाम से जो जाना जाता है वो तमिलनाडु राज्य में जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में इसे किस नाम से जानते हैं मकर संक्रांति को? तो पोंगल के नाम से जानते हैं। जबकि अगर बात की जाए पतंग महोत्सव के नाम से, पतंग महोत्सव के नाम से किस राज्य में जानते हैं मकर संक्रांति को? तो पतंग महोत्सव के नाम से जो जानते हैं उसे हम गुजरात में जानते हैं। कहां पर जानते हैं? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में मकर संक्रांति को पतंग महोत्सव के नाम से जानते हैं। तो किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को जानते हैं असम में माघ बिहू के नाम से। इसे जनवरी के महीने में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अन्य नाम कौन कौन से है? तो खिचड़ी है। खिचड़ी के नाम से किस राज्य में जानते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार में जानते हैं। लोहड़ी के नाम से किस राज्य में जानते हैं? तो पंजाब हरियाणा में जानते हैं। पोंगल के नाम से मकर संक्रांति को तमिलनाडु राज्य में जानते हैं। पतंग महोत्सव के नाम से किस राज्य में जानते हैं? तो गुजरात राज्य में जानते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। ये जो सभी प्रश्न हैं वो रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये आपसे पूछा गया है कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर को ये दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से इनको जानते हैं। गुरुदेव के नाम से इनको जानते हैं। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में। कब मिला था? 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में इनको दिया गया था। इनका काव्य संग्रह था गीतांजलि। काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? आमार सोनार नाम से है। आमार सोनार बांग्ला नाम से इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था।
आमार सोनार बांग्ला नाम से इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थी, ये आपको बताना है। तो इंडिका जो पुस्तक थी वो लिखी थी मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी ये? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। अब बात चल रही है पुस्तकों की, तो इतिहास की कुछ 4-5 प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखी है? किताबुल हिंद पुस्तक है। उसके बाद सीयू की पुस्तक किसने लिखी है? पंचतंत्र किसने लिखी है? और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? राजतरंगिणी। तो इतिहास की जब पुस्तक की बात चली है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मेगास्थनीज हो गए। इसके अलावा जो फेमस पुस्तक है उनके बारे में बात कर लेते हैं 4-5। किताबुल हिंद जो पुस्तक लिखी है वो अल-बरूनी ने लिखी है। किसने लिखी है? अल-बरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी है। कौन सी लिखी है? अल-बरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी है। जबकि जो सीयू की जो पुस्तक है, सीयू की पुस्तक जो लिखी है वो ह्वेनसांग ने लिखी है। किसने लिखी है? ह्वेनसांग ने लिखी है। ह्वेनसांग ने सीयू की पुस्तक लिखी है। सीयू की पुस्तक ह्वेनसांग ने लिखी है। किताब उल हिंद अल-बरूनी ने लिखी है। इसके अलावा है पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी है? तो पंचतंत्र जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है विष्णु शर्मा ने। किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। इसके बाद बात करते हैं राजतरंगिणी पुस्तक। तो ये कलहड़ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी है? कलहड़ के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसमें कश्मीर का इतिहास जानने की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसका इतिहास? कश्मीर का इतिहास जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो वो राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी को कलहड़ ने ही लिखा है। आज के लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो आज का लास्ट प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। ये भी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो पहला पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पहला पर्यावरण दिवस 1974 में ये मनाया गया था। इस वर्ष 2025 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? 2025 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो इस वर्ष के 2025 के पर्यावरण दिवस की क्या है? थीम है। यानी कि प्लास्टिक को हराओ। प्लास्टिक को क्या है? हराओ। प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। इस वर्ष की क्या है? थीम है। 2025 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पर्यावरण को हराओ। तो ये आज का आखिरी प्रश्न हो गया। ये सभी जो प्रश्न है वो रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर देखकर जाएं। धन्यवाद।